टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला देख लेते हैं वेट। वेट क्या है? वेट बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करता है ना। एफ जी m1 m2/r²। दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो वेट तुम्हारा क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब अर्थ जो है हम लोग को जितने अमाउंट ऑफ फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है वही वेट है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली वेट जो हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना। जैसे सपोज करो ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का मास m ही है, अर्थ का रेडियस r ही है। सपोज करो इसके सरफेस पे ये मास m रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मास को अर्थ क्या है? mg फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मास कहीं पे भी रहे इसको mg फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है अर्थ। देखो mg फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। mg किधर है? सेंटर के लॉन्ग लग रहा है ना। mg आप अगर देखो, हमारे लिए देखो तो हम अर्थ के सरफेस पे हैं, तो हमारे लिए तो mg वेट क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है, क्योंकि अर्थ का तो सरफेस बहुत बड़ा है ना, क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, और वो डाउनवर्ड जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो सेंटर पे ही लग जा रहा है। कहीं पे भी रहे, यहाँ पे भी रहे, तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो सेंटर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। हाँ। चलिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर के लॉन्ग लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट जो है ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है ऐसे, तो आपको कुछ नहीं करना, mg को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है तो भी आपको क्या करना है? mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देना है, ठीक है। mg हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको लगाना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ऐसे रखा हुआ, दीवार से चिपका के ऐसे रख दिया है, अभी भी mg फोर्स क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो mg फोर्स जो है, वेट जो है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। क्या ये बात समझ में आया? चलिए दूसरा आ जाओ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है? जब बॉडीज कांटेक्ट में होता है तब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अराइज होता है। जैसे सपोज करिए ये दो ऑब्जेक्ट लिया, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट है ना। हाँ। इसका मतलब दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। जैसे कांटेक्ट छुड़ा दिया, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। कांटेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन है। कांटेक्ट नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो जब भी बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस एंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होता है। मतलब दिस फोर्स जो है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये एक पुशिंग फोर्स है, पुश करने वाला फोर्स है। इसके बारे में आगे समझ में आएगा, जब हम लोग एफबीडी वगैरह ड्रॉ करेंगे तो और भी डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इसको लिख लेना है। इट इज अ कांटेक्ट फोर्स acts
when objects are in contact, it always acts perpendicular to the contact surfaces and towards the object, है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। तो इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एक्ट करेगा एंड हमेशा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगता है। इसका जो नेचर है वो पुशिंग नेचर का होता है, पुशिंग नेचर या फिर पुशिंग फोर्स। जैसे देखो, मान लो ग्राउंड पे ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हैं, ये मास m का ऑब्जेक्ट, तो सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। कम आ रहा है? अब ठीक है, अब ठीक है, तब ठीक कम आ रहे थे। ठीक है। तो ये देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या mg फोर्स लग रहा है, जे सॉरी ये ग्रीन वाला ब्लॉक जो है और ये ग्राउंड है, उनके बीच में कांटेक्ट है कि नहीं है? तो यहाँ पे नॉर्मल है। एक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो ये mg फोर्स जो है ग्राउंड पे नॉर्मल एक्शन लगाएगा और ये ग्राउंड भी इस पे क्या है, नॉर्मल एक्शन ऐसे लगाएगा। और देखो दे आर परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हुआ, फोर्स ऐसे लगाया है, देखो कांटेक्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो इस पर नॉर्मल एक्शन ऐसे लगेगा ये। तो नॉर्मल एक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा। या फिर कोई इंक्लाइन प्लेन ले लो, उस पर देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये इधर परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे नॉर्मल एक्शन अप्लाई करेगा। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस आपको लेना है बस। नेक्स्ट आ जाओ टेंशन फोर्स, थर्ड नंबर। टेंशन, टेंशन क्या है? ये स्ट्रिंग में एक्ट करता है, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्ट करेगा एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इसका जो नेचर होता है पुलिंग नेचर होता है ना। तो इट acts along the length of string and away from the body। along the length of string करेगा and away from the body। it is a पुलिंग फोर्स, मतलब पुल करने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो नॉर्मल एक्शन को मैंने पुशिंग फोर्स क्यों बोला? पुशिंग फोर्स इसीलिए बोला कि जब मैं इसका एबीडी ड्रॉ करूंगा, जैसे मास एम का आप एबीडी ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो मास एम जो ग्राउंड पे नॉर्मल एक्शन लगा रहा है और ग्राउंड भी उस पर नॉर्मल एक्शन लगा रहा है, तो आपको कौन वाला नॉर्मल एक्शन दिखाना है? अगर इसका एबीडी बनाएंगे, एबीडी खैर आगे डिटेल में बताएंगे, एबीडी नाम सुने हो ना? हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम। यस, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उस पर जो फोर्स लगना है वो दिखाते हैं हम लोग। तो हम लोग को नॉर्मल एक्शन जब आप इस पे दिखाओगे तो कौन सा दिखाओगे? ये वाला नॉर्मल एक्शन इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है
है ना। इन दोनों में नॉर्मल रिएक्शन देखो नीचे भी लग रहा है ऊपर भी लग रहा है, लेकिन कौन वाला नॉर्मल रिएक्शन मास एम पे लग रहा है, टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट, इसीलिए मैं बोला क्या बोले, टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट वाला फोर्स लेना है। तो ये क्या कौन सा फोर्स है, पुशिंग फोर्स। देखो पुश कर रहे हो ना, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करोगे तो उस पर फोर्स लगा रहे हो ना, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। सिमिलरली जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग पे जो आप फोर्स लगाओगे वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। एंड दिस इज अ पुलिंग फोर्स, इसका जो नेचर होगा पुलिंग टाइप का होगा, है ना। और अगर स्ट्रिंग आइडियल हो तो टेंशन की वैल्यू ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होगा। इन आइडियल स्ट्रिंग that is massless, tension is same at all the points, है ना। टेंशन जो है सारे पॉइंट पे सेम होगा। कहने का मतलब है कि सपोज करो ये ऐसा हिंज ले लिया, इस हिंज के बीच में एक रस्सी जो टाइट करके बांध दिया, ऐसे टाइट करके बांध दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेंशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट इधर हो गया तो इसमें टेंशन इधर लगेगा, ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड राइट साइड हो गया तो टेंशन लेफ्ट साइड लगेगा। टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर का होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है। तो ग्रीन वाला जो ड्रॉ किया वो उसको ऑब्जेक्ट मान लो तो उससे अवे लगेगा, और अलाउंग द स्ट्रिंग लगेगा। देखो इनका नेचर पुलिंग है कि नहीं, है ना। और अगर स्ट्रिंग आइडियल हो तो टेंशन का वैल्यू ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होगा। सेम भी ड्रॉ किया, इधर भी टी है इधर भी टी है, क्योंकि वो सेम ही होना है। दूसरा देख लो, जैसे ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई मास ऐसे लटका के रख दीजिए, ठीक है, स्ट्रिंग से बांध के। तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू कहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ पे टेंशन टी इधर लगेगा, यहाँ पे टेंशन टी इधर लगेगा, हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वन देखो, M1 है, ये M2 है। कहाँ टेंशन लगेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी क्या लगेगा, कुछ टी डैश। टी डैश क्यों लिया, क्योंकि जैसे ही स्ट्रिंग अगर डिफरेंट हो गया ना तो टेंशन का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। मास M1 से M2 तक जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो सेम ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, इसलिए वहाँ पे टेंशन का वैल्यू क्या है, टी ही लिया है हर जगह पे। लेकिन ऊपर वाला जो स्ट्रिंग लगाया है पुल्ले से ऊपर में, ये वाला ऊपर वाला हिंज में जो लगाया है, वहाँ पे टेंशन की वैल्यू अलग है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंग तुम्हारा अलग हो चुका है ना। तो टेंशन अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन का वैल्यू ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होगा। ये कुछ F4 से खींच रहे हैं, तो F4 से खींच रहे हैं, यहाँ देखो टेंशन टी लगेगा, यहाँ पे टेंशन टी लगेगा, यहाँ पे टेंशन कुछ टी डैश लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन कुछ टी डैश लगेगा, ठीक है। स्ट्रिंग अगर चेंज हो गया तो टेंशन की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आया।